Bro, take. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. तो कल हम लोगों ने बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका बेनिफिट क्या होता है, क्यों बनाए हम ऑब्जेक्ट्स। तो सर्टेन रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑब्जेक्ट्स बनाया जाता है। जिसमें सबसे पहला रीजन है मॉड्यूलरिटी का। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि आपकी डिजाइन मॉड्यूलर है, मींस इजीली मैनेजेबल है और रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है। आप किसी भी पार्ट को इंडिविजुअली मेंटेन कर सकते हैं और उसका मेंटेनेंस किसी दूसरे पार्ट पे कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो एक बार अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको जो भी ऑल्टरेशन करने हैं आप कर सकते हैं। जो कुछ भी आपका जो कुछ भी आप चेंजेस करना चाहेंगे वो चेंजेस आसानी से हो जाएंगे। उसके अलावा आपके जो चेंजेस हैं वो दूसरे डिजाइन से या दूसरे मॉड्यूल से कोई भी अफेक्टेड नहीं होंगे। तो मॉड्युलरिटी का कॉन्सेप्ट ये है। अगर हम लोग देखें तो हम लोग अपने घर में भी मॉड्यूलर डिजाइन यूज करते हैं। मॉड्यूलर किचन का नाम सुना होगा आपने। आपका टेबल मॉड्यूलर्स होती हैं जिसमें आप रूफ टॉप अलग कर सकते हैं, टेबल टॉप अलग कर सकते हैं। तो मीन्स मॉड्युलरिटी वहीं से आई कि आप किस तरीके से बेटा कई बार कहा है कि स्टूडेंट शुड एंटर बाय देयर नेम नॉट बाय द मोबाइल नंबर और मोबाइल मॉडल। रियलमी 9 और जितने भी इस तरह से आएंगे उनको मैं रिमूव कर दूंगा बेटा, इसलिए आप अपने नाम से ही एंटर करिए रूम में। तो ये आपका होता है मॉड्युलरिटी। दूसरा होता है इंफॉर्मेशन हाइडिंग के बारे में। हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर कई मेंबर्स होते हैं जो आउटर वर्ल्ड से इंटरेक्ट तभी कर सकते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को यूज करें। यानी ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स को यूज करने पर हम उसके मेंबर्स को यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट मेंबर्स को एड्रेस नहीं कर सकते। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स that is used for hiding the content. तो जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है वो आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड रहता है।
तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि इंटरनल कौन कौन से डेटास को आपने यूज कर रखा है, जब तक कि आप ऑब्जेक्ट के थ्रू उस क्लास के अंदर उस के अंदर नहीं आते हैं। तो ऑब्जेक्ट आपके लिए एक पैसेज प्रोवाइड करता है जिससे आपका इंटरेक्शन शुरू हो सकता है उन कंपोनेंट से जो कंपोनेंट्स आपके क्लास के अंदर डिफाइन किए गए। तो दो काम के लिए यूज हुआ, पहला मॉड्यूलरिटी, दूसरा इंफॉर्मेशन हाइडिंग। अगर तीसरा देखें तो कोड रीयूज का बात हो रही है। कोड रीयूज का मतलब है कि अगर पहले से ही कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है जो किसी और सॉफ्टवेयर का है, तो हमको दोबारा उस चीज को क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तो वहां पर आप दूसरे प्रोग्राम से उस पर्टिकुलर कोड को कॉल कर सकते हैं अपने मेन प्रोग्राम के अंदर। तो आपको दोबारा कोडिंग, अगर किसी कंपोनेंट की आपने पहले से कोडिंग कर रखी है तो आप कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कोड रीयूजेबिलिटी। इससे काफी टाइम बचता है। मान लीजिए आपने कोई कंपोनेंट पहले से चेक कर लिया है, टेस्ट कर लिया है, आप उसको दोबारा यूज करना चाहते हैं, तो इन स्पाइट ऑफ क्रिएटिंग न्यू इंस्टेंस या न्यू कोड, आप पुराने कोड को यूज कर सकते हैं क्योंकि वो टेस्टेड है, डिबग्ड है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो कोड है वो बग फ्री हो जाता है उस पर्टिकुलर कोड के लिए। तो आपको जो टेस्टिंग वेस्टिंग करनी होती है वो केवल उस पार्ट के लिए करनी होती है जो उस प्रोग्राम में या उस सॉफ्टवेयर में स्पेसिफिक है। क्लियर है बेटा? यस सर। दूसरी बात आपने लिखा प्लग इन। ये प्लग अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाँ विनीत बताइए। सर यहाँ पे जो कोड रीयूज है सर, ये हम लोग नॉर्मली फंक्शन में यूज करते हैं सर। कोड रीयूज का मतलब हम सेम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे हैं सर फिर हम क्या कह रहे हैं कि आपने पूरी बात मेरी सुनी नहीं। मैंने, और यहाँ पे लिखा हुआ है किसी और सॉफ्टवेयर डेवलपर ने मान लीजिए कोई लाइब्रेरी बना रखी है जो पहले से टेस्टेड है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधे उस लाइब्रेरी को यूज करना है। तो आपने तो उसको बनाया नहीं है, वो तो किसी दूसरे या तीसरे ने बनाया है या स्टैंडर्ड है। तो आपको कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप उस पर्टिकुलर कोड को वहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल आपने किया, डॉट स्कैनर क्लास हमने किया, तो ये सब है क्या? ये सब अलग अलग कोड हैं जो अलग अलग डेवलपर्स ने बना रखे हैं और जिनको हम अपने प्रोग्राम में कॉल करके यूज कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप हेडर फाइल्स के अंदर बने हुए फंक्शंस को सी में यूज कर लेते थे। क्लियर सर, क्लियर क्लियर हुआ मेरी बात? क्लियर सर, क्लियर। आप अपने फंक्शंस बनाएंगे वो बात अलग है, उसकी रीयूजेबिलिटी उसी प्रोग्राम में हो सकती है। लेकिन मान लीजिए आपने कुछ खाली लाइब्रेरीज बना रखी हैं जिनको आप कहीं पे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप वहां पे मेन और ये सब थोड़ा लिखेंगे। आप क्या बनाएंगे? आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के वहां पे रख देंगे और जब जिस मॉड्यूल को कॉल किया जाएगा वो मॉड्यूल वहां से उठकर आ जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। और नॉर्मली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, तो डेवलपमेंट में यू हैव टू क्रिएट न्यू कोड ओनली 20%। अगर 100% आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो उसमें 20% नए कोड आपको बनाने पड़ते हैं। 80% कोड पहले से ही इंडस्ट्री के पास अवेलेबल होते हैं जो कहलाते हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। जैसे आपने एप्पल की कोई भी साइट आप उठा के देखिए, आप देखेंगे उसकी सीएसएस सेम होगी। आप टीसीएस की कोई भी बनी हुई साइट उठा के देखिए, उसकी सीएसएस आप देखेंगे सेम होगी।
तो ये जो CSS सेम कर देते हैं, ये एक स्टैंडर्ड होता है। दूसरा, ये बताता भी है प्रेजेंटेशन से कि साइट बनाई किसने, या ये सॉफ्टवेयर डेवलप किसके थ्रू हुआ है। तो उसमें जो छोटे छोटे प्रोग्राम है, अगर आप फिर से री इन्वेंट करेंगे तो आपको एक तो टाइम बहुत लगेगा सारे कोड को डेवलप करने में। दूसरा, जो कोड आपने नया बनाया है वो जरूरी है कि डिबग हो, वो बग फ्री हो, क्योंकि जो पहले से बने हुए कोड है ये टेस्टेड है फॉर लार्जर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो आपका वो कोड ज्यादा रिलायबल होगा in spite of the new code which you have created. Clear है बेटा मेरी बात? Yes, sir, yes. अब प्लग अवेलेबिलिटी का मतलब यही होता है कि हमने पहले से ही कोई प्रोग्राम ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को रिमूव कर सकते हैं और दूसरे पहले कहीं बने हुए मॉड्यूल को उसमें ऐड कर सकते हैं आसानी से। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया कि जो चीज हमें प्रॉब्लमेटिक लग रही थी उसको हमने रिमूव कर दिया, और उसके साथ जो चीज हमको प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रही थी, जो हमारा टेस्टेड था, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर है बेटा? प्लगइन्स आपने देखे होंगे कि अक्सर प्लगइन्स में प्रॉब्लम आती रहती है, हम जावा में यूज करते हैं, या आपने किसी एप्लीकेशन में देखा होगा कि उसमें पर्टिकुलर प्लगइन प्रॉब्लम कर रहा है तो आप दूसरा प्लगइन जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लगइन क्या है? एक तरीके का लुक एंड फील प्रोवाइडर होता है, जहां से आपको लुक और फील प्रोवाइड हो रही होती है और कोई फंक्शनैलिटी उसके थ्रू आसानी से कंडक्ट की जा सकती है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब बात करेंगे क्लासेस की। क्लासेस कुछ नहीं होते हैं, दे आर द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ, दे आर अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल which are collide या collaborated together for performing certain task। जैसे अगर हम देखें तो आपका इस समय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्लास चल रहा है। आप सब लोगों में एक चीज कॉमन है कि आप सब लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की क्लास को पढ़ रहे हैं। कोई जो है पाइथन नहीं पढ़ रहा है, कोई जो है दूसरी चीज नहीं पढ़ रहा है, सब लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको क्लब किया इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। क्या आप MCA जो है सेकेंड सेमेस्टर है, आपको इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लब कर दिया गया। तो दिस क्लबिंग फॉर्म अ क्लास। तो अगर देखें तो जावा क्लास इज नथिंग बट अ टेम्पलेट फॉर ऑब्जेक्ट which we are going to create or its blueprint. By using this we can create an object. In simple word we can say it's a specification or a pattern which we define, and every object we define will follow that pattern. मतलब जो उसका मोटिव है उन ऑब्जेक्ट्स को आपस में कंबाइन करने का, वो कॉमन होगा। ठीक है? जैसे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते थे सी में, तो स्ट्रक्चर में हम क्या करते थे कि अलग अलग तरह के वेरिएबल्स को आपस में क्लब कर देते थे, एक जगह स्टोर कर लेते थे, और वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? लेकिन स्ट्रक्चर के पास एक प्रॉब्लम होती है, स्ट्रक्चर केवल वेरिएबल्स को स्टोर कर सकता है, मेथड्स को नहीं स्टोर कर सकता, जबकि क्लास मेथड्स को भी स्टोर कर सकता है। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर। क्लियर है मेरी बात? बेटा बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब जब हम स्ट्रक्चर बनाते थे
तो स्ट्रक्चर के अंदर कोई फंक्शन नहीं क्रिएट कर लेते थे, हम केवल क्या यूज करते थे, हम उसके अंदर अलग अलग वेरिएबल्स स्टोर कर सकते थे, यही करते थे नहीं करते थे। और फिर उन वेरिएबल्स को अगर यूज करना होता था तो स्ट्रक्चर के नाम के थ्रू उनको एक्सेस कर सकते थे। दिस इज हाउ वी वर्क इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस। अब बात आती है इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? बंडलिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज टुगेदर, मतलब कई सारी चीजों को बंडल करके आपने एक पैकेज के रूप में किसी को प्रोवाइड कर दिया। जैसे आप लोगों ने जब दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उसमें देखा होगा कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर क्या एक मेडिसिन होती है? हो सकता है एक मेडिसिन हो सकता है कंपाउंड ऑफ मल्टीपल मेडिसिन हो। आप पूरा कैप्सूल खा लेते हैं, यानी आपने मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ क्लब कर दिया है, और जब भी आप उस पर्टिकुलर ग्रुप को पॉइंट करते हैं तो जितने भी वेरिएबल हैं उस ग्रुप के अंदर वो सारे वेरिएबल पॉइंट हो रहे हैं। तो इनकैप्सुलेशन इज टेक्निक ऑफ मेकिंग द फील्ड इन ए क्लास प्राइवेट एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द फील्ड वाया पब्लिक मेथड्स। मतलब जब आप फील्ड को एज ए प्राइवेट, यानी जो वेरिएबल्स हैं उनको एज ए प्राइवेट डिफाइन करते हैं, और फिर उनको एक्सेस करने के लिए आप एक फंक्शन देते हैं जो कि पब्लिक होता है। अब यहां बात आ रही है दो चीजों की, पब्लिक और प्राइवेट की। पब्लिक और प्राइवेट आपके क्या हैं? ये टाइप आप स्पेसिफायर कह सकते हो कि वेरिएबल है किस तरह का, उसकी बेसिक वर्किंग क्या है, ये पता लगता है आपका पब्लिक और प्राइवेट से। जो पब्लिक वेरिएबल होते हैं दे कैन बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय द आउटर वर्ल्ड, whereas private variables are only accessible by member function। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आपने मेंबर फंक्शन बना रखा है, यानी ऐसा फंक्शन बना रखा है जो उस पर्टिकुलर क्लास का पार्ट है, वही प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर। जैसे कि मान लीजिए आपका घर है, एक सीधा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपका घर है, आप एक टैप, पानी का टैप जो है घर के बाहर लगा देते हैं, तो दैट कैन बी एक्सेस बाय पब्लिक। भाई बाहर का कोई भी आदमी उस टैप का यूज कर सकता है, पर अगर मान लीजिए वो टैप आपके कमरे के अंदर है तो कौन यूज कर सकता है? आप यूज कर सकते हैं, या आपके फैमिली के मेंबर्स जितने हैं जो उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर डिफाइन है वही तो यूज कर सकते हैं। और इसी में एक वर्ड आता है प्रोटेक्टेड। मान लीजिए बाहर वाले जो टैप था आपने, उसको आप एक टेम्पररी फेंसिंग से फेंस कर देते हैं, और उसका लॉक एंड की लगा के उसकी जो की है वो करीब 100 लोग 200 लोगों को बांट देते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से प्राइवेट है, पर उसकी एक्सेसिबिलिटी ज्यादातर लोगों के पास है। तो दैट इज अ सेमी पब्लिक एंड सेमी प्राइवेट। So if a field declared private, it cannot be accessed by anyone outside the class, thereby hiding the field within the class. For this reason, encapsulation is also referred to as data hiding. Clear है बेटा? सर हाँ सर हमारे पास ये तीन मेथड होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो सर ये हाँ। क्लास, मतलब ये तो सर डिफाइन करते हैं कि क्लास हमारी कैसी होगी। सर ये इनकैप्सुलेशन कैसे हो गया? पब्लिक क्या डिफाइन कर रहा है? सर पब्लिक ये डिफाइन करता है सर सारे मेंबर्स उसे यूज कर सकते हैं, यानी उनकी एक्सेसिबिलिटी हर एक आउटर बॉडीज के थ्रू अवेलेबल है, एक्सेस्ड है।
जबकि प्राइवेट अगर आपने डिफाइन कर लिया है तो उनको किसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं? सर जो मेंबर्स हैं जिनको सर हम अलाउ करेंगे सर वही यूज कर भाई सकता है। जिनको अलाउ नहीं करेंगे, मान लीजिए किसी आउटर वर्ल्ड को आपको अलाउ करना है, हमने एक प्राइवेट ए और प्राइवेट बी दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए, ठीक। अब हम चाहते हैं कि हमारा एक फंक्शन है एक्स वाई जेड, जो हमने फंक्शन जो है डिफाइन नहीं किया है क्लास के अंदर। अब प्राइवेट से इसको कैसे एक्सेस करेंगे? कोई तरीका है? सर कोई तरीका नहीं है। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि हम उसको एक्सेसिंग के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है सर, ठीक है। जैसे आपने कभी भी देखा होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, कभी प्राइवेट स्टैटिक वॉइड मेन क्यों नहीं जावा में लिखते हो? सर पता नहीं सर ये हमेशा पब्लिक क्यों होता है? सर क्योंकि सर हम उसे सबको यूज कर रहे हैं कि एक्सेसिबिलिटी देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं भाई? इससे आपकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं हो रही है? कभी भी आपने प्राइवेट नहीं देखा होगा, प्राइवेट स्टैटिक वॉइड मेन करके, तो उसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा? कंपाइलर उस के कंटेंट्स को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा जो आपने प्रोग्राम बना रखा है। यानी कंपाइलर को एक्सेसिबिलिटी देने के लिए जो मेन फंक्शन होता है उसको हम पब्लिक कर देते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो जब आपने पब्लिक कर दिया तो अब क्या हो रहा है, उसके अंदर के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी वैल्यूज हैं, उनको हम आउटर वर्ल्ड के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। वहीं प्राइवेट कर दिया होता तो केवल मेंबर फंक्शन यूज कर पाते, और मेंबर फंक्शन तब यूज कर पाते जब वो कंपाइल हो पाता, और जब कंपाइल और इंटरप्रेटर जो है उसको एक्सेस ही नहीं कर पाता तो कंपाइल होने की संभावना ही नहीं थी। तो अगर देखा जाए तो इनकैप्सुलेशन का मतलब हो गया कि कुछ डेटा हमने हाइड कर रखा है और जितना डेटा हम शो करना चाहते हैं उतना ही डेटा हम यूजर को एक्सेस दे रहे हैं। तो एंड दैट एक्सेसिबिलिटी इज नोन एज पब्लिक। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन को अगर बहुत ही सिंपल वर्ड में समझे तो हम अगर पंखा यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, तो हमको ये मालूम है कि बटन स्विच ऑन करो और फैन अपना काम करना शुरू कर देगा, यही तो मालूम मुझे। या मान लीजिए हम कार चलाना सीख रहे हैं तो हमको मालूम है एक लेवल को हम लीवर को पुश करेंगे और उससे हमारी कार जो है स्टॉप हो जाएगी। क्या उसके बैकग्राउंड प्रोसेस हमको मालूम होता है कि जब लीवर को पुश करते हैं तो और क्या एक्शन होता है, फिर उस एक्शन का क्या रिएक्शन होता है? नो सर। Means we have to know how to what to do in the situation rather how to do in that situation. क्लियर है ना? मतलब पंखा चलाना है तो हमें स्विच ऑन करनी है, ये नहीं बताना है कि पंखा ऑन स्विच ऑन करेंगे तो करंट उसमें फ्लो करेगा, करंट उसके कॉइल में जाएगा, कॉइल में जो है आपका मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगी जिसके थ्रू जो है पंखा रोटेट करना शुरू करेगा। इतना कुछ हमको जानने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल लिखा है कि पर्सन जो ऑपरेट कर रहा है टेलीविजन डज नॉट नीड टू हाउ दैट टेलीविजन इज वर्किंग। सिग्नल कैसे आ रहा है, सिग्नल के लिए कौन सा एंटीना कवर किया जा रहा है, उसकी आरएफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सब हमको जानने की जरूरत नहीं है। क्या रहती है जरूरत कभी? बस हमको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी जो अलग अलग यूटिलिटी है वो किस तरीके से हमको इस्तेमाल करनी। भाई हम सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, कितने लोग हैं जो एंड्रॉइड
डेवलपमेंट जानते हैं? भाई हमको तो ऐप को यूज करना है, क्लियर है ना मेरी बात? ऐप की इंटरनल वर्किंग से हमको कोई मतलब है कि हम मोबाइल रोटेट कर रहे हैं, स्क्रीन रोटेट कर रहा है, ये कैसे हो गया, इसके लिए क्या कोड लिखा गया? कोड जानना जरूरी होता है, रहता है? या अभी हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो जूम पे जो मीटिंग चल रही है, आप क्या बता सकते हो जूम की इंटरनल वर्किंग क्या है? तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। जितना लोअर एब्स्ट्रैक्शन होगा उतना माइन्यूटली आप लर्न करेंगे कि ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बेटा मेरी बात? यस सर। Yes, sir. तो all the details of that are unnecessary to the user are encapsulated, leaving only a simple interface to interact with the and providing a user with only what they need to know. This is known as abstraction. Clear है? जैसे आपके 15 क्विज होती हैं, 15 सरप्राइज होती हैं, 5 क्विज होती हैं। अब इसमें मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं ये अब आपको नहीं मालूम, ना हम मालूम करने के लिए आपसे कहते हैं कि आप इसको मालूम करिए। तो एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन लेवल है कि आपने सारे टेस्ट दिए हैं, अच्छे टेस्ट दिए हैं, तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। क्लियर है बेटा? इसके बाद वर्ड आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो आप लोग जानते होंगे। व्हाट आर इनहेरिटेंस? अगर कोई मेथड पहले से बना हुआ है, मान लीजिए किसी और क्लास में उस मेथड को हमने यूज कर रखा है, तो दोबारा उस मेथड को क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं। हम उस क्लास को इनहेरिट कर लें तो वो चीज हमारे पास अपने आप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जैसे कहते नहीं कि ये हमारी हेरिटेज है, ये हमको बुजुर्गों से मिला हुआ है, मतलब ये हमने नहीं बनाया है। भाई मान लीजिए मेरे पास एक घर है और वो घर मेरे फादर ने बनाया था, उनके फादर वो घर क्या मैं यूज नहीं कर सकता? भाई मैं यूज कर ही रहा हूं, तो इसका मतलब वो घर मैंने क्या किया है? इनहेरिट किया है। रादर डेवलपिंग आवर ओन हाउस, आई एम लिविंग इन द हाउस ऑफ माई फादर। यानी मान लीजिए आपने एक क्लास बनाया है यहाँ पे, उसमें एक फंक्शन ए यूज किया, फिर आपने एक बी क्लास बनाया, मतलब एक एक्स क्लास बनाया, एक वाई क्लास बना दिया। अब आप यहाँ पे भी ए मेथड को यूज करना चाहते हैं, तो क्या आप दोबारा क्रिएट करेंगे? आप क्या करेंगे? y से को एक्सटेंड करा लेंगे, यानी x को एक्सटेंड करा लेंगे y में। तो x अपनी सर्विसेज कहां तक दे रहा है? y तक दे रहा है कि नहीं दे रहा है? भाई y तक दे रहा है कि नहीं दे रहा है अपनी? Yes, sir. एंड दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस। ये आपका सिंपल इनहेरिटेंस है। मान लीजिए आपने यहाँ पर दूसरा कोई वेरिएबल यूज कर रखा है b, और कोई और दूसरा ये क्लास है z, और हम चाहते हैं कि y के अंदर a भी यूज हो जाए और b भी यूज हो जाए, तो हम क्या एक्सटेंड कर लेंगे? हम दोनों को एक्सटेंड कर लेंगे। हम दोनों को एक्सटेंड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो इस तरीके से अगर हम देखें तो वी आर इनहेरिटिंग द
feature of certain class into the current class. The inheritance is the process by which objects of one class acquire the property of the objects of another class. Inheritance support the concept of hierarchical classification. In object oriented, the concept of inheritance provide the idea of reusability. It means एक बार हमने क्लास बना लिया, एक बार मेंबर बना लिए, एक बार मेंबर फंक्शन बना लिए, अब उसको हमें खाली एक्सटेंड करके यूज करना है, हमको बार बार उसको रिक्रिएट नहीं करना है. क्लियर है बेटा? देखिए अभी यस सर. 5 लोगों ने अटेंडेंस नहीं डाली है. अगर अटेंडेंस आपने नहीं डाली तो आप ये मत मुझसे कहिएगा कि अटेंडेंस जो है आप सर लगा दीजिएगा, मैं लगा नहीं पाऊंगा. तो आपने आप देख लीजिए किन 5 महान आत्माओं ने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है. तो ये आपका इनहेरिटेंस होता है. अभी जब इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम लोगों ने समझ लिया इनहेरिटेंस होता क्या है. ये क्लियर हो गया? यस सर. तो जिसकी प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हैं वो बेस क्लास हो जाता है, और जिसमें यूज कर रहे होते हैं वो हमारा ड्राइव क्लास हो जाता है. तो अभी बेस क्लास और ड्राइव क्लास के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में. इसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि वन इंटरफेस विद मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन. मीन जैसे आप और हम लोग हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हमारा बिहेवियर चेंज होता रहता है कि नहीं होता रहता है. मान लीजिए हम किसी पार्टी में जा रहे हैं तो हम पार्टी वाले बिहेवियर में रहेंगे. हम क्लास में जा रहे हैं तो हम क्लास की तरह बिहेव करेंगे. तो हैं तो हम एक ही ना, पर हम अलग अलग इंप्लीमेंटेशन में जा रहे हैं तो अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं. क्लियर है मेरी बात? यस सर. अगर हम बात करें, यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है शेप. अब शेप एलिप्स भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है. मतलब शेप कैन बी एनीथिंग. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब जैसे मान लीजिए हमने यूज किया कलर, तो कलर कई तरीके से इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है? यस सर. तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द कैपेबिलिटी ऑफ ए मेथड टू डू डिफरेंट थिंग बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज एक्टिंग अपॉन. मतलब जिस तरह के ऑब्जेक्ट को हम यूज कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमारे मेथड को क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये हम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं. It is a feature that allow one interface to be used for general class of action. It is an operation may exhibit different behavior in different instances. मान लीजिए आपने एक फंक्शन पढ़ा होगा सी में, प्रिंटिफ पढ़ा है. यस सर. अब इस प्रिंटिफ के अंदर आप चाहें तो एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? आप चाहें तो 2 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, आप चाहें तो 10 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, उनका टाइप चेंज कर सकते हैं. कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस सर. It means that printf function is behaving differently depending upon the circumstances where it has been used. The behavior depends on the type of data used in the operation.
It plays an important role in allowing object having different internal structure to share the same external interface. मान लीजिए किसी प्रोग्राम में हमको 3 वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करना है, तो हमको प्रोग्राम को चेंज नहीं करना है, हमको खाली उसके मेथड डेफिनेशन को चेंज करना है और वो काम आपका परफॉर्म हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए यूज होता है। तो जावा आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्यों है? ये हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं। सोर्स कोड का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? .java। अब जावा नाम के जो एक्सटेंशन होता है, जैसे सी में एक्सटेंशन होता है .c, उसी तरह जावा फाइल का एक्सटेंशन होता है .java। अब इसको आप सी में कंपाइलर क्या था? TC, टर्बो सी था कंपाइलर? नो सर। कंपाइलर है यहाँ, क्या कंपाइलर का नाम है? जावा सी, मतलब जावा कंपाइलर इज कॉल्ड जावा सी। अब जावा सी के थ्रू जो .java फाइल है ये .class फाइल में कन्वर्ट होती है। क्लास फाइल के अंदर क्या होता है? क्लास फाइल के अंदर रॉ कोड होते हैं जिन्हें हम लोग बाइट कोड के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग एक्सटेंशन होता है .class। इसके बाद JVM जो जावा वर्चुअल मशीन होती है वो अलग अलग इंटरफेस की अलग अलग, तो जिस इंटरफेस की आप JVM यूज कर रहे हो उस इंटरफेस बाइट कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसमें कोई भी ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पर जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि उस समय जो भी आपका एक्सटर्नल इंटरफेस होता है उसके हिसाब से आपका कोड कंपाइल होना शुरू हो जाता है, इंटरप्रेट होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? ये चीज क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। अब हाउ जावा इज डिफरेंट फ्रॉम सी? तो अगर देखा जाए तो जो सी है वो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो उनके जो मैकेनिज्म है, काम करने के तरीके हैं, वो भी ऑल्टर होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। क्लियर है ना? वो भी आपके ऑल्टर होते रहते हैं, वो भी आपके चेंज होते रहते हैं। जावा के अंदर पॉइंटर आप यूज नहीं कर सकते, और जावा के अंदर प्री प्रोसेसर नहीं होता है, जैसे हैश डिफाइन, हैश इंक्लूड, हैश इफ डेफ। इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट फंक्शन यूज करते हैं। इंपोर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं? अलग अलग पैकेजेस को अपने मेन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, तो हैश का यूज नहीं होगा इसमें। जावा के अंदर स्ट्रक्चर्स, यूनियन या इन्यूमरेटेड डेटा टाइप्स नहीं होते। जावा कभी भी जो कीवर्ड्स हैं लाइक गो टू, साइज ऑफ, टाइप डेफ, इनको यूज नहीं करती। जावा के अंदर केवल 2 लेबल्ड स्टेटमेंट होते हैं, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। Java add many features required for object-oriented programming, such as inheritance, which is not supported in C, and other